वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। अब तक हम दो चैप्टर्स के नोट्स को डिस्कस कर चुके हैं और नोट्स व्हाट्सएप जो ग्रुप है उस पर भी शेयर कर चुके हैं। बहुत से लोगों ने इन जो पीडीएफ है इनको पढ़ भी लिया है और साथ में अपने नोट्स भी उन्होंने रिवाइज कर लिए हैं। और समय समय पर मैं क्यूज़ भी डालता रहता हूँ, उन क्यूज़ में भी आंसर आप लोग दे रहे हो। बहुत अच्छा है। थोड़ी सी और आप इन चीज़ों में इम्प्रूव करें जिससे कि आपका सीटेट आसानी से निकल सके। सीटेट में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पूरे एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं और वो एनसीईआरटी बेस्ड ही मेरे ये नोट्स हैं। इन नोट्स को आप पढ़कर अपने एसएसटी सब्जेक्ट को मजबूत कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं और भी सब्जेक्ट्स को जल्द ही स्टार्ट करूँगा ताकि उन सब का आपको फ़ायदा हो सके, वो भी फ्री में। आपको किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। तो आज शुरू करते हैं हम तीसरा अध्याय, छठी क्लास का। हमारे अतीत का नाम है आरंभिक नगर। आरंभिक नगर की जब हम बात करते हैं तो अब तक हम पाषाण काल के बारे में बात कर रहे थे। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, इनकी बात कर रहे थे। उसमें मानव कुछ जो है सभ्य होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पे एक मानव है वो एक सभ्य आदमी बन चुका है। वो एक एक्टिविटी जो है वो एक मानव जैसी करने लग गया है। जबकि हम पाषाण काल हमने पढ़ा था उसमें जो है एक्टिविटीज़ उसकी जानवर की जैसी एक्टिविटीज़ थी, जो है कि बिना पका हुआ गोश्त खाए जो मांस है वो खा लेता था। अब हम पढ़ेंगे इसी बारे में एक हड़प्पा की कहानी। हड़प्पा की कहानी के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो 150 साल पहले रेलवे लाइन का कार्य शुरू हुआ था हड़प्पा वाले एरिया में। तो जैसे हड़प्पा वाले एरिया में जो है ये कार्य शुरू हुआ तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक टीला है और वो टीला किसका था? ईंटों का। अब जैसे ही उन्हें ईंट दिखाई दी तो वहाँ के इंजीनियरों ने क्या किया, उन ईंटों को उठाना शुरू कर दिया और ईंटों को उठा के वो अपने जो रेलवे लाइन का जो कार्य था उसमें उपयोग में लेने लगे। तो वहाँ की बहुत सारी बिल्डिंग्स थी, उनको उन्होंने तहस नहस कर दिया और वहाँ की ईंटों को ला के अपने कार्य में लगा दी। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो इसकी हड़प्पा की खोज है वो 80 वर्ष पहले इसकी जो है पुरास्थल के रूप में खोज की गई। और उसके बाद में 80 वर्ष के बाद में जब इसके जो खोज हुई, इसके बाद में जितनी भी इमारतों की खोज हुई है उनको हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से ही जानते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जो स्थल खोजा गया था वो था हड़प्पा, इसलिए उस जगह की सारी चीज़ों को हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे शहरों का निर्माण। जो शहरों का निर्माण है वो हुए 4700 वर्ष पूर्व जो शहरों का निर्माण है स्टार्ट हो गया था। अब बात करेंगे हम इस कहानी के परिप्रेक्ष्य में वहाँ की क्या विशेषताएं थी। तो बात करेंगे तो वो जो वहाँ पे जो शहर विभाजित हो रखे थे, प्रत्येक शहर 2 या 2 से अधिक हिस्सों में विभाजित था। मैक्सिमम जो शहर है वो 2 भागों में विभाजित थे, लेकिन कुछ एक ऐसे भी हैं जो 2 से ज़्यादा भागों में, 3 भागों में विभाजित थे। 2 भागों में विभाजित थे तो उनके नाम थे, एक पश्चिमोत्तर भाग, दूसरा है पूर्वी भाग। जो पश्चिमोत्तर भाग था वो कहलाता था छोटा भाग, जबकि वो ऊंचाई पर बना हुआ था और साथ में उसमें जो है रहने वाले सदस्य वो कम थे, क्योंकि एरिया छोटा था तो सदस्य भी कम हुआ करते थे और उस एरिया को हम बोलते थे दुर्ग। इसके बाद में हम पूर्वी भाग को पढ़ेंगे तो पूर्वी भाग बड़ा था और निचले भाग पर बना हुआ था। इसमें आम जनता रहा करती थी। जो निचला वाला भाग है उसमें आम जनता रहा करती थी। ये था हमारा पूर्वी भाग। अब हम इसके बाद में बात करेंगे कि इसके दोनों हिस्से हैं वो दोनों हिस्से किससे बने हुए थे पक्की ईंटों से। अगर कोई बोले कच्ची ईंट तो वो आंसर हो जाएगा रॉन्ग। तो सीटेट में इस प्रकार के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पक्की ईंट की जगह वहाँ पे एक्सचेंज करके वो कच्ची ईंट कर देता है और वहाँ पे आपका दिमाग, आपका आइडिया नहीं लग पाता और उसको आप सही करके आ जाते हो और यहाँ पर आके घर जाके पता चलता है कि ये तो हमारा क्वेश्चन गलत हो गया। आगे हम बात करेंगे, यहाँ पर हमें जो मिले हैं वो विशाल तालाब मिले हैं और साथ में उसको हमने बोला स्नानागार। और स्नानागार कहाँ पे, स्नानागार के जो अवशेष है वो कहाँ मिले हैं? मोहनजोदड़ो में। आगे जाके हम इसको पूरे डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे। साथ में जो ये स्नानागार था वो मेन बात ये है कि स्नानागार था इसको किससे बनाया गया था? ईंटों से। ईंटों से बनाने के बाद इस पर प्लास्टर किया गया था तब ताकि, और इसके अलावा इसमें से पानी बाहर ना जाए इसके लिए इस पर चारकोल की पॉलिश की गई थी। चारों ओर इसके कमरे थे और 2 तरफ से उतरने की सीढ़ियाँ भी इसमें बनाई गई थी ताकि इसका स्नान करने के लिए नीचे उतरा जा सके। अब आगे बात करें, अग्निकुंड के भी अवशेष यहाँ से मिले हैं। अग्निकुंड के अवशेष की बात करें तो कालीमंगा और लोथल से अग्निकुंड के अवशेष मिले हैं। भंडारगृह के भी अवशेष मिले हैं, वो है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल। इन तीनों जगह से हमें भंडारगृह के अवशेष मिले हैं। तो अगर यदि आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दें और कमेंट में ज़रूर ये बताएं कि क्या चीज़ की अभी और ज़रूरत है, कौन से सब्जेक्ट को पहले स्टार्ट किया जाए।
ओके, आगे बात करेंगे हम भवन और नाले के बारे में। भवन और नाले की जैसे ही बात करेंगे हम, तो यहाँ पर 1 से 2 मंजिला के भवन हमें मिले हैं और आंगन के चारों ओर कमरे हुआ करते थे, बीच में आंगन हुआ करता था। एक अलग सबका एक एक अलग क्या है, स्नानागार था। कुछ घरों में कुएं के भी अवशेष मिले हैं जो पानी की आपूर्ति को पूरी करते थे। और साथ में हम बात करें तो वहाँ पे नाले, जैसे आज के ज़माने में नाले हुआ करते हैं, इसी प्रकार पहले के ज़माने के भी नाले मिले हैं। और कैसे थे, वो ढके हुए थे। इससे हमें पता चलता है कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो नगरीय सभ्यता है, वो ग्रामीण सभ्यता नहीं है। साथ में इन नालों को साफ करने के लिए छिद्र भी मिले हैं। इन छिद्र के द्वारा ये नाले अगर ब्लॉक हो जाते थे तो उनसे उनको ये साफ किया करते थे। अब बात करेंगे नगरीय जीवन की। नगरीय जीवन जो है, नगरीय जीवन में हम बात करेंगे तो वहाँ पे शासक वर्ग की ज़्यादा बहुधा थी। वहाँ पे सोना चांदी के आभूषण है, ये शासक वर्ग के पास ही हुआ करते थे। वहाँ पर एक लिपिक की व्यवस्था भी थी। लिपिक का कार्य था मोहरों पर लिखना और अन्य लेखन सामग्रियों का संधारण करना, ये था एक लिपिक का कार्य। उस समय की जो लैंग्वेज है वो भी अलग थी, आज के जैसी लैंग्वेज नहीं थी। लैंग्वेज के बारे में भी हम आगे जब चलेंगे तो बात करेंगे। अब कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि डायरेक्टली एग्जाम में पूछी जाती हैं। पत्थर के बाट किससे बनाए जाते थे? चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। बात करें मन के किससे बनाए जाते थे? तो पत्थर काट कर बनाए जाते थे। मैक्सिमम किससे बनाए जाते थे? कार्नेलियन नामक पत्थर। जिस तरीके से बाट चट पत्थर से बनाए जाते थे, उसी तरह मन के कार्नेलियन नामक पत्थर से बनाए जाते थे। और कढ़ाईदार वस्त्र कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। ये तीनों के तीनों चीज़ें सीटेट में पहले से ही पूछी जा चुकी हैं, तो इनको ध्यान से पढ़ लेना। साथ में बात करेंगे हम नगर और शिल्प की। नगर और शिल्प की जैसे ही हमने बात की, तो नगर और शिल्प में तांबे और कांसे के औजार मिले हैं। और कांसे, इनके साथ में हथियार भी बनाया करते थे, इनसे आभूषण भी बनाया करते थे। सोने और चांदी से सिर्फ गहने और बर्तन बनाते थे। मनके और बाट फलक कार्य भी नगरों में, नगर शिल्प में आते थे। अगर हम बात करें मोहरों की, तो मोहरें भी हमें प्राप्त हुई हैं। पत्थर की मोहरें मिलती थी और वो उनकी जो आकार होता था वो था आयताकार। और बात करें इनके काले रंग के डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन भी मिला करते थे। कपास का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कपास का सबसे पहले साक्ष्य कहाँ मिला है? मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ में कब मिला है? 7000 वर्ष पूर्व इसका साक्ष्य मिला है। कपड़े के टुकड़े, चांदी के फूलदान के ढक्कन, ये सब कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। तो कपड़े के टुकड़े के लिए पूछे तो मोहनजोदड़ो आएगा, फूलदान के लिए पूछे तो मोहनजोदड़ो आएगा। साथ में अगर वो जो पूछता है विशाल स्नानागार की व्यवस्था कहाँ से मिली है, तो वो भी मोहनजोदड़ो से। इन चीज़ों को बार बार याद करोगे तब जाके याद होंगे। एक वर्ड आता है इसमें फैंस। फैंस का मतलब क्या है? फैंस क्या चीज़ है? तो जैसे कि हमने बात की है पत्थर की और शंख की, ये दोनों चीज़ें हम मिलती है प्राकृतिक रूप से। जबकि फैंस है उसको बनाना पड़ता है। और कैसे बनाते हैं? मिट्टी को गोद गोद के उसको मिट्टी को ये फैंस बनाया जाता है। और फैंस का फिर उपयोग क्या है? फैंस का उपयोग है चूड़ी बनाने के काम आते हैं, बाले बनाने के काम आते हैं, छोटे बर्तन बनाने के काम आते हैं। फैंस का उपयोग यही है। आगे हम बात करेंगे कच्चे माल की खोज। कच्चे माल, पहले तो कच्चे माल का पता होनी चाहिए। कच्चे माल होता क्या है? तो कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। जैसे कि बात करें कपास की, कपास एक कच्चा माल है। अगर उसको हम उपयोग में लेकर कपड़ा बना देते हैं तो वो हो गया हमारा पक्का माल। उसके बाद में हम कुछ एक वस्तुओं की बात कर लेते हैं जो कि एग्जाम में मैक्सिमम पूछी जाती हैं। आयातित वस्तु, कौन कौन सी वस्तुएं हड़प्पा सभ्यता के लोग आयात करते थे? उस समय भी बिजनेस चला करता था। बिजनेस का मतलब है व्यापार चलता था। व्यापार कहाँ कहाँ से होता था उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात करेंगे हम तांबे की। तांबा मंगाया जाता था राजस्थान से और ओमान से। तो राजस्थान तो इंडिया में ही है और एक ओमान से मंगाया जाता था। हम बात करेंगे टिन की, तो टिन मंगाया जाता था ईरान से और अफगानिस्तान से। जब तांबे को और टिन को एक साथ मिलाया जाता है तो बनता है कांसा। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है। तांबा व टिन को अगर मिक्स कर दिया जाए तो कौन सी मिश्र धातु बनती है? तो वो होती है कांसा। आगे बात करेंगे हम सोने की, तो सोना हमें कर्नाटक से मंगाया जाता था। और उसके बाद में बहुमूल्य पत्थर गुजरात, ईरान, अफगानिस्तान, ये तीनों जगह से बहुमूल्य पत्थर को आयातित किया जाता था तथा उनको उपयोग में लिया जाता था। अगर हम बात करें नगरों में रहने वाले जो मानव हैं उनका भोजन का क्या कार्यक्रम था, तो उस समय जो मानव थे वो नगर ही नहीं गाँव में भी रह रहे थे। गांव वाले लोग आज की तरह उस समय भी अनाज उगाया करते थे और जानवर पाला करते थे। ये जो सामान था वो पूरा कहाँ जाता था? शहरों में, और उनके लिए भोजन का व्यवस्था हुआ करती थी। भोजन में गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों का उपयोग करते थे।
हल के प्रयोग के भी साक्ष्य मिले हैं। क्यों? क्योंकि हल तो वैसे लकड़ी के बनाया करते थे, लकड़ी के अवशेष नहीं है, लेकिन जो कुछ एक हल जैसी आकृति के खिलौने पाए गए हैं। तो इससे ये पता चलता है कि वो हल से परिचित थे। पानी का भी संचय वो किया करते थे। साथ में हम बात करें कि उनके जो पशु हैं, पशु गाय, भैंस, भेड़ और बकरी। आप मुझे कमेंट करके ये बताइए पाषाण काल में कौन कौन से जानवरों से वो परिचित थे। आगे बात करें खाने के लिए, वो बेर, जैसे बेर जानते हो, सारे सब जानते होंगे, बेर तो एक सूखी जलवायु वाला फल है। तो ऐसी चीज़ों को वो इकट्ठा करते थे ताकि वो लंबे समय तक खराब ना हो। इसके अलावा वो मछली और हिरण का शिकार करके भी खाया करते थे, उनका सेवन किया करते थे। आगे हम बात करेंगे गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निदर्शन। वैसे तो भारत में बहुत सारे पुरास्थल है जो कि हड़प्पा कालीन सभ्यता से संबंधित है, लेकिन उनमें से हम आज दो जो पुरास्थल है उनकी बात करेंगे। उनमें पहला पुरास्थल आता है धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ स्थित है? पहली बात तो गुजरात में स्थित है। दूसरी बात हम बात करते हैं कच्छ इलाके में स्थित है। ये गुजरात के कच्छ इलाके के खदिर बेट के किनारे धोलावीरा स्थित है। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे क्या क्या विशेषताएं थी। पहला है ये 3 भागों में, हमने अब तक पढ़ा था कि 2 भागों में विभाजित रहता है और ईंटों से चारों तरफ ही उसके चुनाई होती रहती है। लेकिन हम बात करेंगे कि धोलावीरा 3 भागों में विभाजित है और चारों ओर स्पेशली ये है कि पत्थर से ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। अब तक ईंट पड़ी थी, ये पहला अवशेष है जहाँ पर पत्थर से ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। और बड़े बड़े प्रवेश द्वार भी वहाँ पर मिले हैं, खुला मैदान भी वहाँ पर उपस्थित मिला है। इसके बाद में बात करेंगे जो खुला मैदान है, ये विशाल विशाल अगर कोई कार्यक्रम हो रहा है उसके लिए काम में लिए जाते थे। लोथल की बात करेंगे, ये भी गुजरात में स्थित है, साबरमती के उपनदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ से हमें कीमती पत्थर मिले हैं। पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनी चीज़ों का महत्वपूर्ण केंद्र था। तो यहाँ पे किसका कार्य चलता था? पत्थर, शंख और धातुओं से बनी चीज़ों का। एक भंडारगृह के अवशेष भी लोथल से मिले हैं। भंडारगृह के अवशेष मोहनजोदड़ो से भी मिले हैं, इस बात का भी ध्यान रखना। हड़प्पा से भी मिले हैं। हम बात करेंगे बंदरगाह की। बंदरगाह का अवशेष कहाँ से मिला है? लोथल से। ठीक है, उसके बाद में मोहरों के अवशेष भी यहाँ से मिले हैं और मोहरबंदी के भी अवशेष यहाँ से मिले हैं। हम बात करेंगे कि मोहरबंदी क्या चीज़ है। जैसे कि हम एक व्यवसाय करते हैं तो कोई सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, किसी जैसे मान लिया किसी थैले में या कट्टे में भर के उसको हमने पहुंचा दिए, और पहुंचाने के बाद में अगर उसका मुंह बांधना होता है तो हम किसी धागे वगैरह से बांध देते हैं। उस समय अगर व्यापार करना होता था तो उस कट्टे की या बोरी की या फिर जो है थैला है उसके मुंह पर मिट्टी को गूंद के मिट्टी में पानी मिला के उसको लचीला बना के उससे मोहर लगा दी जाती थी, उससे उसका मुंह बंद कर दिया जाता था। यदि ये मोहर सही सलामत पहुंच जाती है तो मतलब ये है कि आपका सामान एकदम एक्यूरेट आया है। जैसे कि आज के ज़माने में गोंद लगा के और लिफाफे को भेजते हैं, उस समय मिट्टी के मोहरबंदी लगाई जाती थी। आगे हम बात करेंगे सभ्यता का अंत। इस सभ्यता का अंत किस प्रकार हुआ? तो इस सभ्यता का अंत, कुछ कहते हैं कि नदियों सूख गई थी, पानी की व्यवस्था नहीं थी तो इस वजह से इसका अंत हो गया। कुछ कहते हैं जैसे पानी सूखा तो जंगलों का विनाश हो गया, तो इसलिए कुछ खाने पीने को नहीं मिला। और जंगलों का विनाश हुआ तो घास के मैदान भी खत्म हो गए, तो इससे क्या हुआ? पशु की डेथ हो गई। वहाँ पे पशु नहीं रहे तो खाद्य पदार्थ की में क्या आ गई? किल्लत पड़ गई। कुछ मानते हैं कि बाढ़ आ गई थी वहाँ पर, और कुछ मानते हैं कि शासकों का नियंत्रण खत्म हो गया था। इस वजह से शासकों का नियंत्रण खत्म होने की वजह से ही वहाँ पर जो है सभ्यता का अंत हुआ, हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ। इसके बाद में हम आपसे पूछते हैं कुछ क्वेश्चंस जिनके जवाब आप कमेंट में देंगे। जैसे कि नगर किसे कहते हैं? नगर दुर्ग किसे कहते हैं? लिपिक किसे कहते हैं? उसके बाद में बात करेंगे लिपिक का महत्वपूर्ण आयातित माल। कौन कौन सा माल कहाँ कहाँ से मंगाया? जैसे सोना कहाँ से मंगाया जाता था, तांबा कहाँ से मंगाया जाता था, इन सभी का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। जानवरों की जानकारी, कौन कौन से जानवरों की जानकारी थी? कपास की खेती कैसे किया, कपास की खेती के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, इन सभी का आंसर आप कमेंट में दे सकते हैं। साथ में यदि आपने अभी तक चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और एक बात मैं पहले भी कह चुका हूँ कि पूरा पेपर सीटेट के जो सीटेट का पेपर है एनसीईआरटी से उठता है। एनसीईआरटी से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाता और पूरी एनसीईआरटी हम यहाँ पर विदाउट कॉस्ट कवर करेंगे। इसलिए आप प्रत्येक वीडियो को सीरियसली देखा करो, साथ में वीडियो के पीडीएफ की एनालिसिस किया करो, तो इससे कि आपको डेली एक पार्ट कवर हो जाएगा। जैसे ही
हमारे एक बुक कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद में हम क्यूज स्टार्ट कर देंगे। अपने 3 पार्ट हो चुके हैं, धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएंगे। कभी कभी हम 2 पार्ट भी एक साथ करेंगे, 3 पार्ट भी एक साथ करेंगे। तो लगे रहिए आप। धीरे धीरे अभी थोड़ा सा कम पढ़िए, बाद में हम स्पीड बढ़ा देंगे ताकि ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा फिर आपको। इसलिए अभी के जो आपको मटेरियल दिया जा रहा है उसको इकट्ठा ना करें और साथ में पढ़ते रहें। धन्यवाद।